Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC syllabus for the law gut and today we will do order 9. Order 9 is about appearance of the parties and consequences of non-appearance. So let's see what this states, this order. Or rule 1, parties to appear on day fixed in the summons for defendant to appear and answer. On the day fixed in summons in the summons for the defendant to appear and answer, the parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a further day fixed by the court. रूल 1 में सिंपल सी ये बात कह दी गई है। देखें, जब प्लेंटिफ ने सूट फाइल करना होता है उसके साथ उसने समन भेजने होते हैं, कोर्ट में उनकी फ़ीस जमा करवानी होती है, फिर कोर्ट वो समन्स भेजती है जिसमें ये डेट मेंशन की होती है कि इस डेट पर आप पर्सनली अपीयर हों बिफोर द कोर्ट और इस प्लेंट का जवाब दें, या आप थ्रू प्लीडर अपने काउंसल के थ्रू, अपने वकील के थ्रू पेश होकर इसका जवाब दें। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि रूल 1 में कि उस समन की डेट के बाद जो डेट फिक्स की जाती है कोर्ट की तरफ से, उस पे या तो डिफेंडेंट इन पर्सन आता है या फिर थ्रू प्लीडर आता है। उसके बाद अगर कोर्ट उस केस को सुनती है या फिर एडजर्न कर देती। सो रूल 1 सिंपल सा था। रूल 2, dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost, where on the day so fixed it is found that summons has not been served upon the defendant in consequence of failure of the plaintiff to pay the court fees or postal charges, if any, chargeable for such service, the court may make an order that the suit be dismissed. अब यहाँ पे रूल 2 में ये कह दिया गया, मैंने पहले ही बताया कि जो हमने लास्ट ऑर्डर पढ़ा था ऑर्डर 7, उसका रूल 9 में ये बता दिया गया था कि प्लेंट के साथ प्लेंटिफ ने कोर्ट में समन्स के फ़ीस वगैरह पे करनी है। ये ऑब्वियसली कोर्ट ने नहीं, अपनी तरफ से इसके चार्जेस कोर्ट ने नहीं बेयर करने होते। ये जो प्लेंटिफ जो दावा दायर कर रहा है ये उसने पे करने होते हैं कि ये जो फ़ीस है समन्स की, उसको बुलाने की डिफेंडेंट की, ये उसने पे करनी होती है। अगर तो वो जो डेट फिक्स कर दी, पहले प्लेंट फाइल किया, उसके बाद एक डेट फिक्स कर दी गई और उस डेट पे जब डिफेंडेंट ने अपीयर होना था तो ये पता लगा कोर्ट को कि जो सर्विस चार्जेस थे, जो समन के चार्जेस थे, जो प्रोसेस फ़ीस थी, वो ही प्लेंटिफ ने पे नहीं की, तो कोर्ट अगर चाहे तो वहाँ पे सूट को प्लेंटिफ के को डिसमिस कर सकती है स्ट्रेट अवे। रूल 2 में ये कहा दिया गया सिंपल। प्रोवाइडेड, अब इसकी जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड although the summons has not been served upon the defendant if on the day fixed for him to appear and answer he attends in person by agent when he is allowed to appear by agent। अब इसमें जो प्रोवाइज़ो में ये बता दिया गया है कि अगर तो कोर्ट ने दो ये पाया गया है, ये कोर्ट को पता चल गया कि इसने प्लेंटिफ ने जो प्रोसेस फ़ी थी, जो समन की फ़ीस थी, वो पे नहीं की, जिस वजह बट जो डिफेंडेंट है वो खुद ही से आ गया, वो अपीयर हो गया उस डेट पे, उसको पता चल गया। फॉर इंस्टेंस अगर वो साथ साथ रहते थे, प्लेंटिफ ने खुद ही उसको पैगाम भिजवा दिया कि ये तारीख है, इस तारीख पे आप कोर्ट में आ जाइएगा। दो समन तो उसको नहीं पहुंचा डिफेंडेंट को, बट डिफेंडेंट को पता चल गया और वो खुद ही कोर्ट में आ गया। तो इस सूरत में कोर्ट सूट को डिसमिस नहीं करेगी, सूट को आगे लेकर चलेगी, ये अगर वो खुद ही आ जाता है डिफेंडेंट। रूल 3, व्हेन नीदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड, where neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो डेट थी फिक्स की गई प्लेंट के बाद, जब प्रेजेंट किया गया, एक डेट फिक्स की गई जिस पे समन जाने थे और डिफेंडेंट ने आना था, अगर उस डेट पे ना तो प्लेंटिफ आया, नीदर पार्टी, ना ही डिफेंडेंट आया, दोनों ही नहीं आए, तो कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगी। ये था रूल 3, सिंपल सा था। अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी नहीं आया उस डेट पे तो सूट डिसमिस हो जाएगा।
Rule 4. Plaintiff may bring fresh suit or court may restore suit to file where a suit is dismissed under Rule 2 और Rule 3. Rule 2 में सूट वो डिसमिस होता है जब प्लेंटिफ ने जो समन्स की फ़ीस ही है वो नहीं अगर जमा कराई तो कोर्ट उसका सूट डिसमिस कर सकती है. रूल 2 में ये था. और रूल 3 में ये था कि अगर तो ना प्लेंटिफ आया और ना डिफेंडेंट आया तो भी कोर्ट सूट को डिसमिस करती है. तो रूल 4 में ये कह दिया गया कि अब अगर तो सूट डिसमिस हुआ है अंडर रूल 2 और रूल 3, द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग ए फ्रेश सूट. तो क्योंकि यहाँ पे जो सूट है वो प्लेंटिफ का वो टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हुआ है अंडर रूल 2 और रूल 3, वो ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुआ, तो इसलिए रेस्ट जुडिकाटा तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुआ है, ये ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुआ. रेस्ट जुडिकाटा के वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हर्ड एंड डिसाइडेड, फाइनली डिसाइडेड के पार्टीज़ को सुनने के बाद सूट को डिसाइड किया जाना चाहिए. बट यहाँ पे रूल 2 और 3 में शुरू में ही सूट डिसमिस हो रहा है. तो रूल 4 कह रहा है कि अगर तो प्लेंटिफ चाहे तो वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, लेकिन उसको लिमिटेशन का ध्यान रखना चाहिए. ये नहीं हो सकता कि अगर प्लेंटिफ का सूट अंडर रूल 2 या 3 में आज डिसमिस हुआ है तो उसके 10 साल के बाद वो नया फ्रेश सूट दोबारा डिफेंडेंट पे फाइल कर दे तो वो तो मेंटेनेबल ही नहीं रहेगा. सो सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी जो टाइम पीरियड है उस कॉज ऑफ एक्शन को डिसाइड करने का, उसके विदन ही अगर वो दोबारा फ्रेश सूट फाइल करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है. ठीक है, पहला डिसमिस हो गया, टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है, लेकिन अभी में अगर प्लेंटिफ के पास टाइम बचता है तो वो दोबारा नया फ्रेश सूट फाइल कर दे. या उसके पास एक और ऑप्शन भी होती है, और ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड डिसमिसल and if he satisfies the court that there was sufficient cause for. अब इसमें ये बताया गया है कि 2 ऑप्शंस आ जाएंगी प्लेंटिफ के पास. सूट डिसमिस हो गया अंडर रूल 2 और 3, या तो वो फ्रेश सूट फाइल कर दे अगर तो लिमिटेशन है, या फिर वो उसी सूट को जो वो डिसमिस हो चुका है उसको रीस्टोर करवा ले. उसके लिए उसको कोर्ट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन में वो बताएगा कि किस वजह से, अगर वो उसने चार्जेस पे नहीं किए तो क्या वजह थी. अगर वो सेटिस्फाई करता है तो कोर्ट उस पहले वाले सूट को ही रिस्टोर कर देगी, या फिर वो अंडर रूल 3 अगर सूट डिसमिस हुआ था तो वो क्यों उस डेट पे नहीं आया. फॉर इंस्टेंस वो अगर ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, वो ये बता देता है कि जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो हॉस्पिटल में था, या मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, क्लोज रिलेटिव की, इस किस्म की अगर वो सफिशेंट कॉज देता है तो कोर्ट ऑब्वियसली, क्योंकि मेरिट पे तो केस डिसाइड नहीं हुआ, कोर्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उस सूट को रीस्टोर कर सकती है. सो अंडर रूल 2 और 3 जो सूट डिसमिस होते हैं उनको अंडर रूल 4 2 ऑप्शंस प्लेंटिफ के पास होती हैं, या तो उसको रिस्टोर करवाए या फ्रेश सूट फाइल कर दे. बट फ्रेश सूट की अगर वो फाइल करना चाहता है तो लिमिटेशन का ध्यान में रखना है. रूल 5, dismissal of suit where plaintiff after summons returned unserved fails for 3 months to apply for fresh summons. अब इसको मैं सिंपल करके इस रूल को बता देता हूँ कि जब समन प्लेंटिफ ने भेजने होते हैं उसने ही एड्रेस बताना होता है, और अगर वो समन्स जो भेजे गए हैं वो रिटर्न हो जाते हैं अनसर्व्ड, या जो प्रोसेस सर्वर आके कहता है कि जो एड्रेस बताया गया वो गलत है, वो सही नहीं है, वहाँ पे डिफेंडेंट नहीं रहता, 1 है या 2 हैं, जितने भी जिनके रिटर्न हो गए, तो कोर्ट के पास फिर इसके रिटर्न होने के बाद प्लेंटिफ के पास एक चांस और होता है कि विद इन 3 मंथ्स नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर अंदर उसने फ्रेश समन भिजवाने होते हैं. उसने करेक्ट एड्रेस बताना होता है कि इस मैंने पता लगा लिया इस एड्रेस पे डिफेंडेंट रहता है, यहाँ पे फ्रेश समन वो भिजवाने होते हैं विद इन 3 मंथ्स. अगर तो वो नहीं भिजवाता विद इन 3 मंथ्स तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट उसका सूट प्लेंटिफ का डिसमिस कर सकती है. इससे पहले जो कोर्ट है वो उसका टाइम भी एक्सटेंड करती है अगर उसके पास सफिशेंट कॉज है. फॉर इंस्टेंस वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि मुझे डिफेंडेंट का ट्रू एड्रेस, करेक्ट एड्रेस नहीं मिल रहा, या फिर डिफेंडेंट जानबूझ के इस सर्विस को अवॉइड कर रहा है, तो कोर्ट उसका टाइम भी एक्सटेंड कर सकती है.
लेकिन अगर कोर्ट एक्सटेंड नहीं टाइम करती तो कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट उसका सूट डिसमिस कर दे कि आपने करेक्ट एड्रेस नहीं बता रहे हो, जिसकी वजह से सर्विस डिफेंडेंट पे सर्विस नहीं हो रही। सो अगर तो कोर्ट ने उसका सूट डिसमिस कर दिया तो यहाँ पे फिर अगेन क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पे सूट डिसमिस हुआ है तो प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। बट फिर वही बात आ जाती कि सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन का ध्यान, अगर तो लिमिटेशन बचती है तो ये सूट अगर वो उसको रिस्टोर नहीं भी करवा सकता तो वो अगर चाहे तो वो फ्रेश सूट भी फाइल कर सकता है। सो अगर एक दफ़ा अनसर्व्ड आ गए तो विद इन 3 मंथ्स प्लेंटिफ्स ने फ्रेश समन्स अपने भिजवाने हैं। ये था रूल 5। नाउ रूल 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, यानी समन भेज दिए गए लेकिन जो डेट फिक्स की गई थी उस पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हुआ, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगी। सो रूल 6 ये इससे रिलेटेड प्रोसीजर को बता रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। where the plaintiff appears and the defendant does not appear when the suit is called on for hearing, then so इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी। when number 1 when summons duly served, यानी समन प्रॉपरली डिफेंडेंट को भेजे गए हैं। इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट द समन्स वाज ड्यूली सर्व्ड, यानी उसने रिसीव भी कर लिए, उसको पता भी है डिफेंडेंट को कि इस डेट पे हेयरिंग है। द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी एंड पास डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस। तो पहली बात तो ये आ गई कि प्रॉपरली ड्यूली सर्व हो गए हैं डिफेंडेंट पे समन्स, उसको पता है कि इस डेट पे केस की हेयरिंग होनी है बट वो अपीयर नहीं होता। इस सूरत में कोर्ट एक्स पार्टी कर देगी, प्रोसीडिंग शुरू कर देगी, यानी यक तरफा इसको कहते हैं, यक तरफा डिग्री पास कर देगी। रिकॉर्डिंग एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर ही एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकती है प्लेंटिफ के फेवर में। तो पहली बात क्योंकि उसको पता है और वो फिर भी नहीं आ रहा डिफेंडेंट। नंबर 2 व्हेन समन नॉट ड्यूली सर्व्ड, यानी उस पर प्रॉपरली सर्व नहीं हुए अगर तो डिफेंडेंट पे समन्स, तो कोर्ट क्या है सेकेंड समन्स इशू करवाएगी। If it is not proved that the summons was duly served, the court shall direct a second summons to be issued and served on the defendant. अगर तो ये साबित ही नहीं हो रहा कि उस पर ड्यूली सर्व हुए हैं डिफेंडेंट पे समन्स, तो कोर्ट एक सेकंड कहेगी समन्स इशू करेगी और उन पे डिफेंडेंट पे कहेगी इसको सर्व करवाओ। सो दो बातें होगी। द लास्ट वन, थर्ड वन, व्हेन समन सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, लेकिन जो समन तो सर्व हो गए हैं। अब तीसरी बात ये आ गई कि समन सर्व हो चुके हैं डिफेंडेंट पे बट वो कोर्ट हेयरिंग से फॉर इंस्टेंस 2 दिन पहले हुए हैं या 1 दिन पहले हुए हैं, उसके पास इनफ टाइम नहीं था डिफेंडेंट के कि वो कोर्ट में अपीयर हो, अपने काउंसल को इंगेज करे या उसका जवाब दे, अपने प्लेंट का ये अपना रिटन स्टेटमेंट जमा करवाए। तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, एडजर्न कर देगी उस डेट पे, क्योंकि पता लग गया कि कोर्ट को कि उसके पास इनफ टाइम नहीं है, उस पर तो अभी कल या परसों 2 दिन पहले उस पर सर्व हुए हैं, इनफ टाइम नहीं मिला डिफेंडेंट को, तो कोर्ट इस को हेयरिंग को एडजर्न कर देगी। तीसरी सूरत ये आती है। और इसकी कॉस्ट भी ये जो पोस्टपोन किया जाए क्योंकि लेट अगर उस पर सर्व हुए हैं, फॉर इंस्टेंस उसने प्रोसेस फीस समन्स की फ़ीस ही अगर प्लेंटिफ ने बहुत लेट जमा करवाई है जिसकी वजह से वो लेट हो गए हैं और बहुत थोड़ा टाइम बचा था डिफेंडेंट के पास अपीयर होने का, तो इसकी कॉस्ट भी प्लेंटिफ को कोर्ट डाल सकती है। सो प्रोसीजर जो रूल 6 है उसमें प्रोसीजर बताया गया है कि जब प्लेंटिफ अपीयर और डिफेंडेंट अपीयर ना हो, उसमें कोर्ट देखती है अगर तो उस पर ड्यूली सर्व हुए हैं और वो फिर भी नहीं आया तो कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री दे देगी। नंबर 2 अगर ये प्रूव नहीं हो रहा कि ड्यूली सर्व हुए हैं तो कोर्ट सेकंड समन इशू कर देगी। और तीसरी बात ये थी कि अगर इनफ टाइम नहीं था डिफेंडेंट के पास कि अपीयर हो, उसको कल पता लगा, थोड़े से दिनों पहले पता लगा, 2 दिन पहले पता लगा, इन दैट सिचुएशन कोर्ट विल पोस्टपोन, उसको हेयरिंग को एडजर्न कर देगी ताकि उसके पास इनफ टाइम हो और डिफेंडेंट को नोटिस भी भिजवाएगी ताकि उसको नेक्स्ट डेट का पता हो जिस पे वो आ सके। तो ये था रूल 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। रूल 7 प्रोसीजर वे डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ एडजर्न्ड हेयरिंग एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। ये रूल 6 से ही रिलेटेड है आगे, जिसमें ये एक पहली बात हमने ये की थी उस पर सर्व हो गए हैं लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ डिफेंडेंट और एक्स पार्टी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। तो जिस डेट के लिए कोर्ट ने नेक्स्ट डेट के लिए एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के लिए
एडजर्न किया था सूट को, उस डेट पे डिफेंडेंट अगर अपीयर हो जाता है और वो आके बताता है कि मेरे पास कुछ सफिशेंट कॉज है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी, वट एवर ही गिव्स अ सफिशेंट कॉज, तो इस सूरत में कोर्ट कॉस्ट के साथ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कर देगी और सूट को ऐसे ही चलाएगी कि जैसे वो फर्स्ट हियरिंग पे डिफेंडेंट अपीयर हुआ था। तो ये रूल 7 था कि जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो के एडजर्न हो जाए सूट और उस एडजर्न डेट पे डिफेंडेंट आ जाए और आके रीज़न दे दे कि मैं लास्ट डेट पे क्यों नहीं आया था, दो मेरे पे सर्व भी हो गए थे समन्स, तो कोर्ट अगर उसकी सफिशेंट कॉज वो कोर्ट को देता है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करके कोर्ट ऐसे ही मान के चलेगी जैसे वो फर्स्ट हियरिंग पे आया था। ये था रूल 7। नाउ रूल 8, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, यानी सिर्फ डिफेंडेंट ही आया, where the defendant appears and plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed। अगर तो सिर्फ डिफेंडेंट आ गया और प्लेंटिफ नहीं आया तो ऑब्वियसली कोर्ट ने क्या करना है, सूट को डिसमिस ही करना है। unless the defendant admits the claim or parts thereof, in which case the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and where पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज़ बिन अटेंड। अब इसमें यह बताया गया कि अगर तो प्लेंटिफ नहीं अपीयर हो रहा और डिफेंडेंट आ गया, समन सर्व करवाने के बाद डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो गया, प्लेंटिफ नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगी, उसका सूट डिसमिस कर देगी। साथ ये कह दिया गया है कि अगर तो डिफेंडेंट आके ये एडमिट कर लेता है प्लेंटिफ के क्लेम को, तो ऑब्वियसली सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा, वो डिक्री कर दिया जाएगा प्लेंटिफ के फेवर में। या अगर उसने पार्टली उसको एडमिट किया है प्लेंटिफ के क्लेम को, तो जिस हद तक उसने एडमिट किया है प्लेंटिफ के क्लेम को, उस हद तक सूट को डिक्री कर दिया जाएगा। बट नॉर्मली ऐसे होता नहीं है कि डिफेंडेंट आके स्ट्रेट अवे, प्लेंटिफ भी नहीं आया और डिफेंडेंट आके कहे जी मैं मानता हूँ जो कुछ वो क्लेम कर रहा है, ऐसे इन रियलिटी होता नहीं। बट प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया गया कि अगर डिफेंडेंट ने आके मान लिया तो फिर सूट को डिसमिस नहीं करो, उसके डिक्री कर दो। ये था रूल 8। नेक्स्ट इज़ रूल 9, ये रिलेटेड है रूल 8 से। रूल 8 में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर तो डिफेंडेंट अपीयर हो गया और प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ तो उसका सूट प्लेंटिफ का डिसमिस अगर तो कोर्ट कर देती है। रूल 9 में ये कह दिया गया कि जब ये सूट डिसमिस होगा अंडर रूल 8 के प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, तो इस डिसमिसल के बाद सेम कॉज ऑफ एक्शन पे प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, बट वो ये कर सकता है कि इसी सूट को रिस्टोर करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है कि उसमें उसको रीज़न बतानी होगी, सफिशेंट कॉज बतानी होगी कि किस वजह से वो अपीयर नहीं हो सका, तो उसका सूट डिसमिस हो गया। अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो वो जो ऑर्डर था सूट फॉर डिसमिसल का उसको सेटिसाइड कर देगी, विद कॉस्ट भी कर सकती है, विदाउट कॉस्ट भी कर सकती है। बट यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि जब उसने एप्लीकेशन देनी है कि मेरे सूट को रिस्टोर कर दिया जाए, तो वो उसका नोटिस दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को दिए बगैर ये रिस्टोर नहीं होगा। इसमें दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा। प्लेंटिफ बताएगा कि मैं क्यों नहीं आ सकता, फिर डिफेंडेंट उसकी एप्लीकेशन का जवाब देगा और फिर इस सूट को रिस्टोर करवाया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि प्लेंटिफ ने जाके कहा कि जी मैं इस वजह से नहीं आया और दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को नोटिस दिए बगैर कोर्ट रिस्टोर कर देगी। ये नहीं होगा, दूसरी पार्टी को नोटिस देना मस्ट है। रूल 9 सिंपल सी बात कर रहा है कि रूल 8 में अगर तो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हुआ है, जो कि वो इस वजह से हुआ था कि डिफेंडेंट अपीयर हुआ था, वो नहीं हुआ था, इस सूरत में जो प्लेंटिफ है वो इसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकेगा डिफेंडेंट के खिलाफ, बट वो इसको रिस्टोर करवाने की एप्लीकेशन दे सकता है। और अगर उसमें भी जो एप्लीकेशन है उसका नोटिस डिफेंडेंट को दिया जाएगा। उसको सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगे कि इस सूट को रिस्टोर करना चाहे तो वो उसको रिस्टोर कर देगी, बट विद कॉस्ट भी कर सकती है, विदाउट कॉस्ट भी कर सकती है। सो ये था रूल 9। रूल 10, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स। अब रूल 10 में ये बताया गया कि अगर तो एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और उनमें से कुछ अपीयर हो जाते हैं और कुछ
अपीयर नहीं होते, तो जैसे रूल 8 में अगर एक प्लेंटिफ था तो उसका तो सूट डिसमिस होगा कि वो अपीयर नहीं हुआ, लेकिन रूल 10 में कहा है जहाँ एक से ज़्यादा प्लेंटिफ होंगे और उनमें से कुछ अगर अपीयर हो जाते हैं तो वहाँ पे सूट डिसमिस नहीं होगा, कोर्ट सूट को आगे लेकर चलेगी। ये नहीं होगा कि कोर्ट सूट को डिसमिस कर दे। रूल 12 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशेंट कॉज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर्ड अपीयर इन पर्सन। अब रूल 12 में ये बता दिया गया कि अगर कोर्ट ने किसी पार्टी को, डिफेंडेंट को या किसी प्लेंटिफ को इन पर्सन अपीयर होने के लिए ऑर्डर किया था बट वो अपीयर नहीं हुआ और उसने कोई सफिशेंट कॉज भी नहीं दी कि किस वजह से वो अपीयर नहीं हुआ, तो इस सूरत में जो फोरगोइंग अब रूल्स थे वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर तो प्लेंटिफ को कोर्ट ने कहा था कि इन पर्सन आप आएंगे, आप खुद आएंगे, प्लीडर नहीं, आप खुद इस डेट पे अपीयर होंगे, या डिफेंडेंट को कहा था कि आपने खुद आना है, इन पर्सन आना है कोर्ट में, ये दोनों नहीं आते। अगर तो प्लेंटिफ नहीं आया तो उसका सूट डिसमिस हो सकता है, और अगर डिफेंडेंट को कहा था इन पर्सन नहीं आना तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो सकती है डिक्री। तो ये था रूल 12। रूल 13, ये रूल 13 इस ऑर्डर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। रूल 13 सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। कोई डिफेंडेंट था, उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है तो वो उस डिक्री को सेट असाइड कैसे करवाता है, उसके लिए वो एक एप्लीकेशन देनी होती है अंडर रूल 13। इसका सब रूल 1 कहता है इन एनी केस इन विच द डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी against the defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside, and if he satisfies the court that the summon was not duly served। और अब ये जब जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन देगा उसी कोर्ट में जिसने डिक्री पास की है कि मैं, या जिसमें उसने रीज़न बतानी होती है कि मुझ पे समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए या कोई भी और वजह थी जिस वजह से मैं नहीं अपीयर हुआ और मेरे ख़िलाफ़ मुझे पता नहीं था और मेरे ख़िलाफ़ एक्स पार्टी डिक्री पास होगी। तो कोर्ट क्या कर सकती है, विद कॉस्ट भी या विदाउट कॉस्ट भी उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकती है। ये था जो डिक्री पास हो गई है किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट तो उसे उसी कोर्ट में अप्लाई करना होता है और सफिशेंट कॉज देनी होती है कि मेरे खिलाफ मुझे पता ही नहीं था, ड्यूली सर्व नहीं हुए समन्स। तो इस सूरत में कोर्ट उसकी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड, वो जो ऑर्डर पास किया गया था एक्स पार्टी वो जो डिक्री पास की गई थी एक्स पार्टी, उसको सेट असाइड करेगी विद कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट। अब इसमें फर्दर एक प्रोवाइजो में बताया गया है प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट कैन नॉट be set aside against such defendant only it may be set aside against all or any of other। अब इसमें प्रोवाइजो में ये बता दिया गया है फॉर इंस्टेंस ए ने एक सूट फाइल किया बी, सी और डी पे, अब वो तीनों के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है और जो बी, सी, डी थे उनमें से बी ने आके एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर दिया कि इस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो कोर्ट को ये लगता है कि सिर्फ बी के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री को नहीं ख़त्म करना, ये सूट की नेचर ऐसी है कि इसमें फिर सब के अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को, एक्स पार्टी डिक्री को ख़त्म करना चाहिए, तो कोर्ट वो कर सकती है। नेक्स्ट इसमें एक और प्रोवाइजो बताई गई है कि अगर जो provided further that no decree passed ex parte shall be set aside merely on the ground of any irregularity in the service of summon if the court is satisfied for the reason to be recorded that the defendant had knowledge। अब इसमें ये बताया गया कि कोई इरेगुलरिटी की बेस पे कोर्ट ने इस डिक्री को ख़त्म नहीं कर देना कि एक सिंपल सी कोई आप प्ली ले रहे हो कि कोई इरेगुलरिटी थी जो सर्विस हुई है समन की, उसमें कोर्ट को अगर ये लगेगा कि आपको नॉलेज था, आपको पता था कि इस डेट ये सूट फाइल किया गया है, ये नेक्स्ट डेट है, तो कोर्ट एक्स पार्टी जो डिक्री पास की होगी उसको ख़त्म नहीं करेगी। सो मेयर इरेगुलरिटी पे नहीं करना, आपको स्पेसिफिक रीज़न देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि आपके ख़िलाफ़ डिक्री को क्यों ख़त्म किया जाए।
सब रूल 2 द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अगर तो आपने 30 दिन का बेसिकली टाइम होता है इसका एप्लीकेशन फ़ाइल का, अगर उससे आप लेट हो जाते हो तो आपको कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन साथ लगानी पड़ेगी। ये सब रूल 2 में बताया गया। सो रूल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है तो वो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देगा जिसमें उसको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मुझ पे समझ जो थे वो सर्व नहीं हुए, या फिर या फिर किसी ख़ास कोई सफिशेंट कॉज, फॉर इंस्टेंस उसको बताना पड़ेगा कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हुई, वट एवर जो भी रीज़न है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर कोर्ट अगर चाहेगी तो विद कॉस्ट और विदाउट कॉस्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ करके उस डिक्री को सेट असाइड कर देगी और सूट दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट रूल है रूल 14, दिस इज़ द लास्ट वन। नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। नो डिक्री शैल बी सेट असाइड। अब इसमें रूल 14 ये भी 13 से ही रिलेटेड है। जब अगर एक डिफेंडेंट का सूट एक्स पार्टी डिक्री हो गया और उसने आके एप्लीकेशन दी है कि इस डिक्री को सेटिसाइड किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो जो वो एप्लीकेशन होगी कोर्ट ये नहीं हो सकता कि सिर्फ उसकी एप्लीकेशन पे सिर्फ डिफेंडेंट को सुन के उस एक्स पार्टी डिक्री को ख़त्म कर दे। रूल 14 के अंडर जो प्लेंटिफ है उसको नोटिस देना पड़ेगा, वो आके उसका जवाब देगा। दोनों पार्टीज़ को सुन के ही कोर्ट फैसला करेगी कि क्या आया इस एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करना है या नहीं करना। सो नो डिक्री शैल बी सेटिसाइड ऑन एनी एप्लीकेशन एज अफोरसेड अनलेस नोटिस देयर ऑफ हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। सो दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ही इस एप्लीकेशन पे कोर्ट डिसाइड करती है। तो ये था ऑर्डर 9। अब जो लॉ गेट का है वो CPC का सिलेबस आज ख़त्म हो गया। कल से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।